आपने जो जहां से बात करना शुरू किया कि खतियान का बात आपने किया, खतियान में जो जमीन है उसमें आप महिलाओं को हक मिलना चाहिए, वो तो पूरे कम्युनिटी का होता है। एक गांव के भीतर में जितना भी जल जंगल जमीन नदी है, पहाड़ है, नाला है, झील है, झरना है, वो पूरे कम्युनिटी का है। जब पूरे कम्युनिटी का है तो आप माने यहाँ पर लोग मांग करते हैं, या तो अभी हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला, तो हम समानता की बात करते हैं। ये तो ऑलरेडी हमारा समानता से ऊपर उठा हुआ समाज है, और हमारी जो हिस्सेदारी है पूरे समुदाय का है। नदी जब एक तरफ से बह के निकलती है, यहाँ से नदी का शुरुआत होता है, जितना दूर जाता है वो सबका है। नदी जितना दूर तक नदी का पानी बह रहा है, अगल बगल का जितना भी आपका गांवों को सींचते जा रहा है, पेड़ पौधों को सींचते जा रहा है, जितने भी माल मवेशी हैं सबको जिंदगी देते जा रहा है। इंडिविजुअल तो नहीं है, वो कम्युनिटी का है ना। उसमें कौन कहता है कि हाँ हमारे यहाँ कोयल नदी है, कारो नदी है, वहां पर हम किनको स्त्री और पुरुष में समानता की बात करेंगे? वो तो सारा हमारा धरोहर है। और वो जो धरोहर की बात जब हम करते हैं तो पहले से भी लोग बोलते थे कि नहीं, पैतृक महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारा तो इंडिविजुअल ये संपत्ति नहीं है, वो हमारा कलेक्टिव है। जहां पर हम खतियान की संपत्ति की बात पर करेंगे जी, तो एक खतियान में हमारा पूरा खानदान रहता है। अभी भी हमारे खतियान में हमारे पिताजी का नाम नहीं है, हमारे दादा परदादा का नाम है, हमारा दादा परदादा का नाम है, और उसी में जितने भी खानदान है पूरे खानदान के लोग उस प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति को एंजॉय करते हैं। और जब हमारा खतियान पार्ट 2 में और पूरे समाज का जमीन है, तब कल के दिन में जो आज जिस तरह से पूरा देश आदिवासी समाज की तरफ देख रहा है, आदिवासी समाज का जंगल और जमीन पर देख रहा है पूरा वर्ल्ड का, तब आप सोच सकते हैं हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को मोहरा बना के जितना भी आदिवासी क्षेत्र का जो जमीन है ना, सारा आदिवासी क्षेत्र का जमीन वो गैर आदिवासियों के हाथ में चला जाएगा। सिर्फ गैर आदिवासी केवल नहीं बोल रही हूँ, कुछ जितना भी पूंजीपति हैं सबके हाथ में वो चला जाएगा। इसलिए कि आज तक भी तो इस तरह से जमीन का उस मैंने हमारी बेटी बहनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो जमीन बिक्री कर रहा है, जमीन लूटा जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये माननीय न्यायालय का ये फैसला जरूर है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के लिए वो आदिवासी समाज के लिए वो फैसला स्वीकार योग्य नहीं है, और आदिवासी समाज को इससे नुकसान ही नुकसान होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज तक का जो व्यवस्था है, और आदिवासी समाज आज की तारीख में हमारी बहनों को ये जो उसको हम हिस्सेदारी के रूप में नहीं देते हैं, उससे जो हमारा समाज है, समाज में जो पारिवारिक रिश्ता है वो रिश्ता बना हुआ है, जो समरसता समाज में है वो समरसता बना हुआ है। कल के दिन में जहां पर आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो हमारी बेटी बहुओं को आदिवासी समाज में आज भी उस तरह से हम दहेज के लिए आदिवासियों को क्या बोलते हैं, कहीं पर काटते हुए आग में प्रथा के लिए, बिल्कुल हाँ, वो आग के हवाले करते हुए आपको उस तरह से आपको नहीं मिलेगा। मैंने आज तक समुदाय की बात की है, सामुदायिक तरीके से रहा है, और आगे भी सामुदायिक तरीके से ही इस जमीन को, इस धरोहर को बचा के हमारे आने वाले पीढ़ी को वो सौंपेगा, ताकि हम जिस संपत्ति हम जहां पर एंजॉय कर रहे हैं, जिसको हमारे पूर्वजों ने दिया, उसको हम अगले पीढ़ी को भी हम उसको उसी तरह से एंजॉय करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए हम उनको सौंप सके। ये हमारा माने इतिहास है, और ये आदिवासी समाज का संस्कृति है। लोग संस्कृति को नाच गान तक बोलते हैं, वो हमारा नाच गान तक है, वो नहीं है। हमारा संस्कृति ये है कि जंगल हमारा धरोहर है, और जंगल के साथ, जमीन के साथ हमारा भाषा और संस्कृति, हमारी सामूहिक जीवन शैली और हमारा सभ्यता और संस्कृति जुड़ा है। ये हमारी संस्कृति है, और इसको बचा के रखना तो पूरा वर्ल्ड का
जिम्मेवारी है, इसलिए कि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग के से रो रहा है। तब आदिवासी समाज माने हम लोग उसको बचा के रखे हैं। कोरोना के समय जितना पूंजीपति लोग, करोड़ों करोड़ पैसा उन लोगों के पास था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला और ऑक्सीजन के चलते वो लोग मर गया। आदिवासी समाज को उस तरह से झेलना नहीं पड़ा, इसलिए कि गांव में रहता है, जंगल और पहाड़ के बीच में रहता है। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। आप खास बातचीत करने के लिए हैं झारखंड की आयरन लेडी कहे जाने वाली दामिनी बारला, जो आदिवासी समुदायों के बीच लगातार काम करती हैं और हर आदिवासी मुद्दे, उनके समस्याओं पर प्रखर रूप से अपनी बातों को रखती हैं और कहीं न कहीं चीज़ों को एक दूरदर्शिता के साथ हर समस्याओं को एक करीब से देखती है और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अपनी बातों को रखती है। खासतौर पे एक आज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार देने की बात कही गई है। तो इसका आदिवासी समुदाय पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, हम लोग पूरा वार्ता करेंगे और पूरा जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। 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 तो आज खबरों में हमें पता चला कि इस तरीके का एक जजमेंट आया है जिसमें पैतृक संपत्ति की जब हम लोग बात करेंगे तो आदिवासी समुदाय की पैतृक संपत्ति तो उनके खतियान में, खासतौर पे झारखंड में, अदर स्टेट्स की तो बात कहा जाए तो हर स्टेट्स में अलग अलग पैतृक संपत्ति हो सकता है, लेकिन झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो खतियान में जो निहित जो संपत्ति है जिसको पैतृक संपत्ति कहा जाता है, तो उसमें आदिवासी महिलाओं को अधिकार देने की बात कही गई यानी हिस्सेदारी की बात कही गई। तो क्या कहेंगे, ये फैसला क्या वास्तव में खुशखबरी वाला है या फिर इसमें क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है आदिवासी परिवारों के ऊपर? एक तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो जजमेंट को मैं अभी पढ़ी नहीं हूँ जी। एक तो किस संदर्भ में ये फैसला आया है उसमें उसको भी देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए कि इस तरह के जो फैसले हैं वो सब लोग अपना इंटरेस्ट के आधार पर PIL दर्ज करते हैं और अपने मतलब इच्छा व्यक्त करते हैं अपनी मांग को लेके, किस संदर्भ में और किसने ये PIL किया था और उसके आधार पर ये जजमेंट आया है। लेकिन जो आपने मुझे दिखाया और मैं जो पढ़ी उसमें जहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि आदिवासी महिलाओं को माने पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए, देना होगा जी। इसमें एक तो हम आदिवासी समाज की बात करेंगे और बाकी जो और जो गैर आदिवासी समाज है उनकी बात करेंगे और आदिवासी समाज में जो उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो उनके परंपरागत जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिसको हम कहेंगे कि उनका अपना सामाजिक व्यवस्था है जी, तो वो बिल्कुल अलग है और समाज से। आदिवासी समाज का अपना कस्टमरी लॉ है और कस्टमरी लॉ का तो हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिखों का भी अपना कस्टमरी लॉ है। हर जाति और हर धर्म का अपना अपना कस्टमरी लॉ है और हम आदिवासियों का भी अपना अलग कस्टमरी लॉ है। और आदिवासियों का कस्टमरी लॉ के आधार पर या तो उनके जीवन शैली के आधार पर, जहाँ पर हम समानता की बात करेंगे, तो जब हम समानता की बात करते हैं तो हमारा कई तरह की समानता की बात इसमें दिखाई देती है और हम उसको विश्लेषण करना चाहते हैं। हमेशा हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं। हमेशा लोग इस बात को लेके बोलते हैं कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज में जो सामाजिक व्यवस्था ही ऐसा है और आदिवासी समाज का जो जीवन शैली है
कि स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार ऑलरेडी उनके जो कस्टमरी लॉ है उस कस्टमरी लॉ में मिला हुआ है। और वो कैसे मिला हुआ है जी। जब हम आदिवासी समाज में हम इतिहास में हम जाते हैं तो आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें आपका संघर्ष में भी महिला और पुरुष समान रूप से आंदोलन में भी वो भाग लेते रहे हैं, बिल्कुल। सामाजिक निर्माण में भी वो समान रूप से भाग लेते रहे हैं। और सामाजिक निर्माण के साथ आप बोलेंगे कि समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी करने में भी स्त्री और पुरुष की समानता माने पहले से ही है। और यही समाज है ऐसा कि जब हम सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करेंगे, उनके आस्था की बात करेंगे, तो आप सामाजिक की व्यवस्था में अब बच्चा का जो जन्म होता है, जन्म लेने से लेके उनका शादी ब्याह से लेके उनका मृत्यु तक, उसमें स्त्री पुरुष दोनों का समान भागीदारी होता है। और समाज में होता है कि आप जैसे शादी में भी आप देखेंगे तो शादी जैसे समारोह में अभी थोड़ा सा गैर आदिवासी समाज आगे आया है, थोड़ा सा आगे बढ़ा है कि शादी में हम लोग देखते हैं अभी भी जितने भी समाज है, समुदाय है, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग सो कॉल्ड सभ्य समाज ही कहेंगे, इसलिए कि आदिवासी समाज को सारे लोग पिछड़ा समाज मानते हैं, कम पढ़ा लिखा समाज मानते हैं। यहाँ तक कि लोग माने कुछ समय पहले तक भी हम लोग आदिवासी समाज जंगल में रहता है, खेतों में रहता है, पहाड़ की तराइयों में रहता है, खेती बाड़ी करता है, तो लोग उनको जंगली बोलता है। लेकिन वो जो जंगल में रहने वाला समाज, जो तथाकथित जो सभ्य समाज है, उससे भी आगे बढ़ के है। इसलिए कि जब शादियों का जो रस्म होता है उसमें दूसरे समाज में पढ़ा लिखा समाज भी अभी भी पुरुषों की हिस्सेदारी होती है, पुरुष लोग उस गतिविधि में शामिल होते हैं। अभी कुछ समय से मैंने ज्यादा नहीं, 5-6 साल 8-10 साल से उसमें महिला शामिल हो रही हैं। लेकिन उसके पहले आप देखते थे कि उस तरह से, जिस तरह से आदिवासी समाज में बच्चा से लेके आपका 80 साल का बुजुर्ग तक, उसमें महिला पुरुष युवा सब शामिल होते हैं। नेक जोग में महिलाएं करती हुई दिखती है, महिलाएं सामने ही रहती हैं और तभी समाज बचा हुआ है, तभी समाज का ये जो संस्कृति है वो बचा हुआ है। और हम इसीलिए हम ये कहते हैं कि अब देखिए अंग्रेजों के खिलाफ में जब हमारा समाज, हमारा माने देश गुलाम था, तो भी हम लोग ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत बाद में सुनते हैं। लेकिन हम लोगों का सिंगी दाई कैली दाई का नाम 16वीं सदी में मुगलों के खिलाफ में वो लोग लड़ाई लड़े, 16वीं सदी में। हाँ, सिंगी दाई कैली दाई, रोहतासगढ़ में जब मुगल लोग, जहाँ पर उराव आदिवासियों का जो ये था राज था, वहां पर जब मुगल सैनिक बार बार चढ़ाई कर रहे थे, तब महिलाओं ने पुरुषों का भेष पकड़ के वो लोग आगे निकली और मुगल सैनिकों को खदेड़ने का काम किया। उसके बाद आप देखिए कि 1855-56 का जो युद्ध है, जिसमें सिद्धू कान्हू चांद भैरव के साथ है आपका फूलो जानो और उनके साथ सैकड़ों महिलाएं जो आपका संथाल भूल में अंग्रेजों सैनिकों का सामना किया। और उसी के साथ आप आगे चले जाइए तो इधर आप जब मध्य झारखंड में आइएगा, मुंडाओं के इलाका में, तो यहाँ पर गया मुंडा की पत्नी और बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के साथ मक्की मुंडा का नाम जुड़ा हुआ है। और फिर आप देखेंगे, आप पश्चिम में चले जाइए तो आपका जतरा टाना भगत के साथ उनकी पत्नी आपका बंधनी का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आप पूरे आदिवासी समाज में आप देखिएगा, अंग्रेजों के समय से भी वो समाज निर्माण, समाज को बनाने में, समाज का रक्षा करने में और समाज में का जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए भी
इतिहास में पूरा महिलाओं का पुरुषों के बराबरी की भागीदारी रही। और अभी भी देश आजाद होने के बाद भी झारखंड में जितना भी जल जंगल जमीन का जो आंदोलन हुआ, यहाँ पर जो भी आंदोलन यहाँ पर जीता गया है, तमाम आंदोलनों में आपका 60% भागीदारी, चाहे कोयल कारो परियोजना के खिलाफ जो मैंने आपका 256 गांव को बचाने का लड़ाई हुआ, या तो आप नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में आपका 245 गांव को बचाने का जो लड़ाई लड़े, उसमें भी आपका 60-65% महिलाओं की भागीदारी रही। और जहां पर महिलाओं की भागीदारी रही वहां पर हर लड़ाई जीता है। अब रही कि ये जो जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं जी, संपत्ति, पैतृक संपत्ति। अब पैतृक संपत्ति, संपत्ति का को परिभाषित करने की जरूरत है। आप किसको संपत्ति मानते हैं? ये जो मैंने आदिवासी समाज में जल जंगल जमीन, वो समाज का सामुदायिक धरोहर है। जी बिल्कुल, सामुदायिक धरोहर है। उसके साथ भाषा, संस्कृति और हमारा सभ्यता और संस्कृति जुड़ा हुआ है। और वो जब संपत्ति की बात करेंगे तो संपत्ति को आप बेच सकते हैं, संपत्ति को आप खरीद सकते हैं, जो हिंदू लॉ में कहता है। हिंदू लॉ के आधार पर तो संपत्ति को अपना भाषा संस्कृति के साथ जोड़ के नहीं देखा जाता है। और दूसरे समाज में भी आपका संपत्ति मतलब उसे अर्निंग करने वाला, उसको आप खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज को वो अवधारणा नहीं है। तो हमारा जो जल जंगल जमीन, हमारा जो संस्कृति का, भाषा का और हमारा जो मतलब अस्तित्व और पहचान का एक हमारा माने सह अस्तित्व के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। और आदिवासी समाज का जो संपत्ति है, जो जिसको हम लोग मतलब हमारा ये कहेंगे कि जो धरोहर है, उस लेवल नहीं होता है, वो इंडिविजुअल भी नहीं होता है। वो मैंने पूरी तरह से आपने जो जहां से बात करना शुरू किया कि खतियान का बात आपने किया, खतियान में जो जमीन है उसमें आप महिलाओं को हक मिलना चाहिए, वो तो पूरे कम्युनिटी का होता है। एक गांव के भीतर में जितना भी जल जंगल जमीन, नदी है, पहाड़ है, नाला है, झील है, झरना है, वो पूरे कम्युनिटी का है। जब पूरे कम्युनिटी का है तो आप माने यहाँ पर लोग मांग करते हैं, या तो अभी हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला, तो हम समानता की बात करते हैं। ये तो ऑलरेडी हमारा समानता से ऊपर उठा हुआ समाज है, और हमारी जो हिस्सेदारी है पूरे समुदाय का है। नदी जब एक तरफ से बह के निकलती है, यहाँ से नदी का शुरुआत होता है, जितना दूर जाता है वो सबका है। नदी जितना दूर तक नदी का पानी बह रहा है, अगल बगल का जितना भी आपका गांवों को सींचते जा रहा है, पेड़ पौधों को सींचते जा रहा है, जितने भी माल मवेशी हैं सबको जिंदगी देते जा रहा है। इंडिविजुअल तो नहीं है, वो कम्युनिटी का है ना। उसमें कौन कहता है कि हाँ हमारे यहाँ कोयल नदी है, कारो नदी है, वहां पर हम किनको स्त्री और पुरुष में समानता की बात करेंगे? वो तो सारा हमारा धरोहर है। और वो जो धरोहर की बात जब हम करते हैं तो पहले से भी लोग बोलते थे कि नहीं, पैतृक महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारा तो इंडिविजुअल ये संपत्ति नहीं है, वो हमारा कलेक्टिव है। जहां पर हम खतियान की संपत्ति की बात पर करेंगे जी, तो एक खतियान में हमारा पूरा खानदान रहता है। अभी भी हमारे खतियान में हमारे पिताजी का नाम नहीं है, हमारे दादा परदादा का नाम है, हमारा दादा परदादा का नाम है। और उसी में जितने भी खानदान है, पूरे खानदान के लोग उस प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति को एंजॉय करते हैं। और जब हमारा अपना माने पिता का उसमें 3 भाई लोग थे, हमारा दादू लोग 3 भाई थे। 3 भाई में से 2 भाई का माने वंश है, एक भाई का वंश नहीं था। लेकिन वो जो वंश नहीं है उसका को ऐसा हमारा जो अभी तक कुल है वो कलेक्टिव रूप से उस संपत्ति को माने उस धरोहर को इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद इसको हमारा आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको वो माने स्वतः ही वो ट्रांसफर हो जाता है।
और ये आदिवासी समाज में आदिवासी जो चाहे आप कहेंगे उनका परंपरा का जो व्यवस्था की बात करेंगे, जिसको आज की तारीख में, या तो पहले भी हम लोग रूढ़ी व्यवस्था की बात करते थे, या तो हम पढ़ा व्यवस्था की बात करेंगे। उरांव में भी पढ़ा व्यवस्था है, मुंडारी में भी पढ़ा व्यवस्था है, और आपका हो लोगों का मैं मान के मुंडा व्यवस्था है, और आपका इसमें संताली में माझी परगना व्यवस्था है। ठीक है, सबका अपना अपना जो क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल कस्टमरी जो व्यवस्था है, उस कस्टमरी व्यवस्था के तहत वो जो जमीन जो जिसको को लोग कहते हैं संपत्ति, और जिसको हम लोग माने धरोहर कहते हैं, उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस कुल के लोग उसको एंजॉय करते हैं, उनका रक्षा करते हैं, और आने वाला पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित रखते हैं। और जब समाज की बात होती है तो वो किली से पढ़ा बनता है, और किली से भी कैसे ही 8 पढ़ा 10 पढ़ा 12 पढ़ा बनता है। और एक गांव में एक किली के लोग रहते हैं और दूसरे गांव में एक किली के लोग रहते हैं। तो हर गांव में अभी भी आदिवासी गांव में देखिएगा जो ससंदरी है, जो आपका सरना है, तो उसको वो किली के नाम से मुंडांग में कि हाँ यहाँ पर इस किली के लोग हैं, वहां पर उस किली के लोग हैं, यहाँ पर इस किली के लोगों का सरना स्थल है। तो वो उसी के आधार पर ये जो सामाजिक व्यवस्था और जमीन का जो व्यवस्था है वो भी अभी तक कितना हजार साल पुराना व्यवस्था अभी भी हमारा जीवित है, और उसी के आधार पर हमारा आदिवासी समाज चल रहा है। अब यहाँ पर जब संपत्ति की बात करते हैं तो पैतृक संपत्ति माने पिता, जी बिल्कुल, ये तो पिता होता है। अब संपत्ति में तो मैंने ये कहा कि जब हमारा खानदान का जमीन है जी, वो जो अस्थाई जमीन है वो तो हमारा माने सामुदायिक जमीन है, और उस समुदाय में अब यहाँ पर उसको हम संपत्ति हेरिटेज मान ले रहे हैं। वो हमारा अस्तित्व, हमारे सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। अब संपत्ति 2 तरह का है, एक तो हमारा अचल संपत्ति है जिसको हम लोग हेरिटेज मानते हैं, सामुदायिक संपत्ति मानते हैं, और एक संपत्ति है आपका चल संपत्ति है। चल संपत्ति में रकड़ा रुकड़ा वो भी आएगा, और एक अर्निंग संपत्ति होता है। अर्निंग संपत्ति में मेरा पिता अगर रांची में आके, अरहरा गांव से रांची में आके जमीन खरीदा है, और हम लोग उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटा है 1 बेटी है, तो तब ऐसे स्थिति में जो यहाँ पर जो अर्निंग संपत्ति है उस संपत्ति में मैंने हमारे 3 भाइयों को अगर हिस्सेदारी मिल रही है तो यहाँ पर नियमता जो अर्निंग संपत्ति है पिता का उसमें बेटी को भी मिलना चाहिए। तो इसमें जो होगा हमारा जो अपना सामुदायिक जो माने कस्टमरी लो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि बेटा और बेटी को पिता ने माने अपने जो अर्निंग संपत्ति है उसमें बराबर का हिस्सेदार बनाए। अगर हम उनके जो अचल संपत्ति जो खानदानी संपत्ति है उसमें माने हिस्सेदारी देते हैं तो आप हमारा आदिवासी समाज का जो परंपरा है, जो उनका कस्टमरी लो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? हमारे घर में अगर सपोज हम लोग 3 भाई हैं और 3 बहन हैं, तो 3 भाई 3 बहन में मान लेते हैं मेरे पिताजी का हमारे खानदान में मान लेते हैं आपका 6 एकड़ जमीन है, तो 6 एकड़ जमीन में 3 बेटों को मिलेगा 3 एकड़, और 3 बेटियां जिनको आप विदा दे देंगे और वो अपने ससुराल में चले जाएंगे। कोई आपका क्या बोलते हैं टोपनों में चला गया, कोई बागे में चला गया, कोई किस में चला गया, तो तीनों जो बहन हैं उनको हिस्सेदारी एक जो पिताजी का 6 एकड़ में 3 एकड़ भाइयों को 3 एकड़ बहनों को अगर मिलेगा तो ये हमारा जो खानदान है उसमें आप दूसरा किली के लोग ऑलरेडी समा गए। तो ये जो आप जिस कुल की बात करते हैं, जिस कस्टमरी लोग की बात करते हैं, जिस पढ़ा सिस्टम की बात करते हैं, तो वो तो खत्म हो जाएगा यहाँ। अब उनके कुल में ये 3 बाहर के लोग घुस गए मतलब दूसरा
पढ़ा के लोग घुस गए। अब एक गांव में वो चीज होगा तो आप वो गांव में तो वो जो मान लेते हैं जो आपका बागे का, केरकेटा का जो गढ़ है, उनका जो गांव है, उसमें तो अब वो लोग खत्म हो जाएंगे और जितने बेटियों को आप कहाँ कहाँ विदा दिए रहेंगे वहां पर वो चले आएंगे। वो तो आपका जो कस्टमरी लॉ के आधार पर उनका जो सिस्टम है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा डेंजरस बात होगा कि आप बेटी और बहन में और वो घर घर में खूब झगड़ा होगा। अच्छा, आपसे जुड़ेंगे इसी मुद्दे पर तुरंत। तो जिस तरीके से आपने कहा किली व्यवस्था के अनुरूप जो अन्य किली व्यवस्था, यानी जहाँ पे बहनों का जैसे शादी होता है वे तो अलग किली होते हैं, यानी अलग गोत्र, यानी अलग टोटेमिक, अलग, तो उलूंग जैसे दावा करने लगेंगे, तो इसके बीच जैसे लड़ाइयाँ भी होने लगी क्या इसमें? देखिए, तो स्वाभाविक है जी कि आप दूसरा गांव से बेटियां आएंगी। क्या ये प्रैक्टिकल है कि आपका दूसरा गांव में जो बेटी आप दिए हैं उसको, जो मैंने उदाहरण दिया कि 1 एकड़, 3 बहन है तो तीनों बहन को 1-1 एकड़ मिलेगा, तो वो लोग क्या वहां से यहाँ जोत कोड़ करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे। उनका घर दरवाजा वहां होगा और यहाँ पर वो लोग जोत कोड़ करने के लिए नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो फिर आप वहां पर उसमें से एक हो सकता है ऑप्शन क्या होगा, हिंदुओं में जैसे होता है कि अच्छा ये तो मेरा हिस्सा हो गया, वो 1 एकड़ जमीन को हम वहां पर जोतने कोड़ने के लिए कहाँ जाएंगे, हमारा वहां पर ससुराल में भी है, ससुराल भी संभालना है, बाल बच्चों को भी संभालना है और फिर यहाँ का जमीन को भी हमको जोत कोड़ करने के लिए जाना है। तो जैसे हिंदुओं में मैं जो देखी हूँ, हिंदुओं को बहुत करीबी से मैं देखी हूँ, तो उसमें है कि हिंदू लोग क्या करते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो बहन का हिस्सा को ठीक है तो बहन बेच देगी, बहन जिसको चाहिए, अगर अपना भाइयों को बेचना चाहेगी तो भाइयों को बेच देगी, अगर भाइयों को नहीं बेच रही है तो किसी और को बेच देगी। इसलिए क्यों, तो संपत्ति हो गया ना, खरीद और बिक्री का हो गया। तो बहन का हिस्सा में तब वो किसी को भी बेच सकती है, किसी को भी बेच सकती है। तो ये जो आदिवासी समाज में अब हमारा एक सामुदायिक जो प्रॉपर्टी था, वो सामुदायिक प्रॉपर्टी का जो अवधारणा था यहाँ पर खत्म हो गया। और ये जो तीसरा बड़ा खतरा है कि ये आदिवासियों का जमीन, वो तो कोई भी आप तो वो खेजा लगाने वाला, खेजा मतलब वो बाजार में टुकड़ा टुकड़ा करके बेचने वाला सिस्टम इसमें आ जाएगा। असली की बहन तो भाई वो तो चाहिएगी उनका हिस्सा जमीन को किसी को भी बेचे, जिसको भी बेचना, जो ज्यादा पैसा देना चाहेगा उसको बेच देगी, यानी संपत्ति के तौर पर देखा जाने लगेगा। संपत्ति के तौर पर वो तो संपत्ति बन जाएगा ना, उसके बाद वो तो बेचेगा। तो अभी जो समाज में देखिए हिंदू रीति रिवाज में वही है, हिंदू सिस्टम में वही है, अब वो लोग उसी तरह से चलते हैं। और लेकिन हमारा तो अपना कस्टमरी लॉ है, अपना सामूहिकता का जो ये जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो तो खत्म हो जाएगा। और जब हम सामूहिकता की बात करते हैं तो आदिवासी समाज ही पूरे विश्व को सामूहिकता का एक ज्ञान देता है। इसलिए कि हमारा ये जो आपने शुरू में बात किया, हमारा जमीन भी कई तरह का होता है, उसमें आपका सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, पढ़ा व्यवस्था के आधार पर, या तो गांव का जो अपना जो ट्रेडिशनल माने कस्टमरी व्यवस्था के आधार पर पहनाई खेत भी होता है, भूत खेता भेद खेत भी होता है, डाली कतारी भी होता है, वो सामुदायिक है, वो भुइहरी भी होता है। ये तमाम चीजें हैं, वो समाज का सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। एक हिस्सा है, तब उसमें मान लेते हैं पाहन खानदान में जो बेटियां हैं उनका भी जमीन आप बोलेंगे कि हाँ हमारा पिताजी के ये खेत खरियान, हालांकि वो बेचने का नहीं है, लेकिन कल के दिन में मैंने बेटी लोग सवाल उठाएंगे तो वो भी समाज के लोग, उनके परिवार में भी ये कहा होगा, सवाल उठेगा कि हाँ बेटियां हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। तब वो भी हमारा जो सिस्टम में है उस पर भी वो माने दखल
जी। माने हस्तक्षेप हस्तक्षेप पड़ेगा, हस्तक्षेप वो भी हमारा हस्तक्षेप पड़ेगा। और उसके साथ आप देखिए जो खतियान पार्ट 2 में और पूरे समाज का जमीन है, तब कल के दिन में जो आज जिस तरह से पूरा देश आदिवासी समाज की तरफ देख रहा है, आदिवासी समाज का जंगल और जमीन पर देख रहा है पूरा वर्ल्ड का, जी तब आप सोच सकते हैं हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को मोहरा बना के जितना भी आदिवासी क्षेत्र का जो जमीन है ना, सारा आदिवासी क्षेत्र का जमीन वो गैर आदिवासियों के हाथ में चला जाएगा। सिर्फ गैर आदिवासी केवल नहीं बोल रही हूँ, कुछ जितना भी पूंजीपति हैं सबके हाथ में वो चला जाएगा। इसलिए कि आज तक भी तो इस तरह से जमीन का उस माने हमारी बेटी बहनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो जमीन बिक्री कर रहा है, जमीन लूटा जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये माननीय न्यायालय का ये फैसला जरूर है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के लिए वो आदिवासी समाज के लिए वो फैसला स्वीकार योग्य नहीं है और आदिवासी समाज को इससे नुकसान ही नुकसान होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज तक का जो व्यवस्था है और आदिवासी समाज आज की तारीख में हमारी बहनों को ये जो उसको हम हिस्सेदारी के रूप में नहीं देते हैं, उससे जो हमारा समाज है, समाज में जो पारिवारिक रिश्ता है वो रिश्ता बना हुआ है, जो समरसता समाज में है वो समरसता बना हुआ है। कल के दिन में जहां पर आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो हमारी बेटी बहुओं को आदिवासी समाज में आज भी उस तरह से हम दहेज के लिए आदिवासियों को क्या बोलते हैं कहीं पर काटते हुए आग में प्रथा के लिए बिल्कुल शोषण हाँ वो आग के हवाले करते हुए आपको उस तरह से आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ घटनाएं हैं जहां पर कि डैन प्रथा के नाम से, कुछ प्रथा के नाम से, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आज की तारीख में उसमें भी प्रॉपर्टी का सवाल वहां पर शामिल है। तो हम लोग उन चीजों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं आदिवासी महिलाओं को हक मिलना चाहिए। लेकिन हमारा उस जमीन पे, जिस जमीन पे हमारा पिताजी अगर खुद अर्जन किया है, तो उसमें बेटियों को माने भाइयों के बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारा माने अचल संपत्ति है, जो खानदानी संपत्ति है, जो हमारी खतियानी जमीन है, वहां पर मतलब बहनों को उस तरह से हस्तक्षेप आज तक भी नहीं की है और हम लोग उनका पैरवी भी नहीं करते हैं। असली कि पहला हम लोगों का ये है कि जंगल बचाना है, जमीन बचाना है, आदिवासी समाज को बचाना है। और जिस तरह से चौतरफा आदिवासी समाज के ऊपर में जमीन को लूटने के लिए हर तरह के हथकंडा अपनाए जा रहे हैं, आपका नीचे से लेके पूरा मतलब वर्ल्ड, ये जो ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल पूंजी बाजार आदिवासियों का जमीन लूटने के लिए दिन रात वो हथकंडा अपना रही है, तब ऐसे परिस्थिति में हम लोग बार बार सोचते हैं। ये अलग बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, लेकिन हमें लगता है ये फैसला आदिवासी समाज के लिए वो सही नहीं है। हम देखते हैं जैसा आपने अपने स्पष्ट कर दिया है कि यह जो जजमेंट है, यह जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, या इसमें पूरी तरह से कस्टमरी लॉ का अनदेखा किया गया है। इसमें ये भी आपने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कस्टमरी लॉ का अनदेखा किया गया, जबकि कस्टमरी लॉ को भी एक कानून, एक विधि का बल दिया गया है, जैसा आपने कहा। क्या देखिए, कस्टमरी लॉ में हम लोगों का, जब कस्टमरी लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग भारत के सम्मानित नागरिक हैं आदिवासी समाज में। और आदिवासी समाज बोलिए तो इतिहास में सबसे पहले जंगल झाड़ को साफ करने वाला ये आदिवासी समाज ही है। और आदिवासी समाज ही एक ऐसा, अगर हम इतिहास में बोलते हैं, झूम की खेती किसने शुरू किया, तो आदिवासियों ने किया। झूम की खेती क्या खेती? वो झूम की खेती वो होती है कि आपका जंगल झाड़ में जहां पर भी गांव बसाने का काम लोगों ने किया, वहां पर खेती करना शुरू किया। तो छोटा छोटा खेती,
तो वहां पर हाल तो था नहीं, तो उस समय उन्होंने अपना सूखा लकड़ी को लेके वो मट्टी को खोदते थे और वहां पर कुछ खेती कर लेते थे, कोई फसल लगा लेते थे, छोटा छोटा क्यारी सब बना के, उसके बाद लकड़ी का हल बनाया, उसके बाद लकड़ी का औजार बनाया, और उसके बाद तो सब कुछ जानते हैं कि आग भी नहीं था। उस समय से आदिवासियों का इतिहास है, विकास का ये विकास यात्रा है से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समाज ने जब जंगल में था और कच्चा मांस शिकार करके खाता था, तो बाद में जब लकड़ी का घर्षण किया, आग वहां से मतलब जब निकला चिंगारी, तो फिर वो पका चुका के खाना शुरू कर दिया। तो आदिवासी समाज वहां से शुरू होता है, और आज की तारीख में आदिवासी समाज वो समाज है, वहां से शुरू होने के बावजूद भी आज सामूहिकता, समानता और पर्यावरण को बचाने वाला पूरा वर्ल्ड में है तो सिर्फ आदिवासी समाज है। सिर्फ आदिवासी समाज ही इस पर्यावरण को बचा के रखा है। आज ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ में अगर लड़ रहा है तो आदिवासी समाज लड़ रहा है। अगर जंगल और जमीन को अगर ये धरती में बचा हुआ है तो ये वर्ल्ड का इतिहास कहता है कि इसको आदिवासी समाज ने ही बचा के रखा। तब हम किस हिस्सेदारी की बात करेंगे? तब हम किस हिस्सेदारी की बात करेंगे? हमारा तो पूरा वर्ल्ड ही है, पूरा धरती ही हमारी है। तो इसीलिए हम शुरू किए थे कि जहां पर भी जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी जाती है, हम महिला सबसे आगे रहते हैं, और हम नहीं मानते हैं कि मतलब हमको वो जो जमीन का एक टुकड़ा, हाँ वही मैं बोल रही हूँ बार बार कि आपको संपत्ति, पैतृक संपत्ति को परिभाषित करना पड़ेगा। जहां तक मैं जानती हूँ पैतृक, पिता की संपत्ति, पिता की संपत्ति तो कौन सी संपत्ति स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, और उसमें जो मैंने स्पष्ट किया कि उस संपत्ति में समाज, मैंने आज तक समुदाय की बात की है, सामुदायिक तरीके से रहा है, और आगे भी सामुदायिक तरीके से ही इस जमीन को, इस धरोहर को बचा के हमारे आने वाले पीढ़ी को वो सौंपेगा, ताकि हम जिस संपत्ति हम जहां पर एंजॉय कर रहे हैं, जिसको हमारे पूर्वजों ने दिया, उसको हम अगले पीढ़ी को भी हम उसको उसी तरह से एंजॉय करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए हम उनको सौंप सके। ये हमारा माने इतिहास है, और ये आदिवासी समाज का संस्कृति है। लोग संस्कृति को नाच गान तक बोलते हैं, वो हमारा नाच गान तक है, वो नहीं है। हमारा संस्कृति ये है कि जंगल हमारा धरोहर है, और जंगल के साथ, जमीन के साथ हमारा भाषा और संस्कृति, हमारी सामूहिक जीवन शैली और हमारा सभ्यता और संस्कृति जुड़ा है। ये हमारी संस्कृति है, और इसको बचा के रखना तो पूरा वर्ल्ड का जिम्मेवारी है, इसलिए कि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग के से रो रहा है। तब आदिवासी समाज माने हम लोग उसको बचा के रखे हैं। कोरोना के समय जितना पूंजीपति लोग, करोड़ों करोड़ पैसा उन लोगों के पास था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला, और ऑक्सीजन के चलते वो लोग मर गया। आदिवासी समाज को उस तरह से झेलना नहीं पड़ा, इसलिए कि गांव में रहता है, जंगल और पहाड़ के बीच में रहता है। ऑलरेडी उनको प्रकृति ने जो ऑक्सीजन दिया, उस ऑक्सीजन का एंजॉय कर रहा है, उससे वो जिंदा है। लेकिन वहां पर आप देखिए, जिस प्रकृति को विधाता ने दिया, जिस ऑक्सीजन को प्रकृति ने दिया, उसको आप सोकोल्ड विकास के नाम पर, सोकोल्ड संपत्ति के नाम पर आपने उसको नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद आपने धन तो कमाया, विकास के नाम पर माइनिंग चला के, ये करके वो करके आप अरबपति हो गए, लेकिन आपके पास पैसा तो था, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, और ऑक्सीजन का आपको नहीं मिला। आपके बाजू में पैसा था ऑक्सीजन खरीदने के लिए, लेकिन आपको विधाता ने ऐसा मतलब सबक सिखलाने का कोशिश किया कि आपके पास करोड़ों रुपया होने के बाद भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, और बहुत सारे हमारे इस धरती से गुजर गए। इससे हमको सब सीखना चाहिए कि हाँ, भौतिक दुनिया में सब कुछ जरूरी है, पैसा कौड़ी सारा चीज जरूरी है। तब हम ये कहना चाहेंगे कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, लेकिन ये फैसला हमारे आदिवासी समाज के लिए और ये पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, हमारा आदिवासी जीवन शैली वो पूरे मानव जाति को, पूरे समुदाय को वो विकास के मार्ग में यही लेके जाता है, और उनके जीवन की रक्षा यही समुदाय करता है। वही उनको शुद्ध भोजन, अगर जल जंगल जमीन नहीं रहेगा, और ये तो हमको शुद्ध भोजन कहाँ से मिलेगा?
शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगा, शुद्ध पानी कहाँ से मिलेगा, तो कौन सा पर्यावरण की बात करते हैं। तो इसलिए मैं, चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन एक उनका अपना, वही शुरू में ही मैं बोली कि उनमें क्या मांग था वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन आदिवासी समाज का अपना संस्कृति है, अपनी मान्यता है, अपनी भाषा है और अपना कस्टमरी व्यवस्था है। और एक हम लोग जाएंगे अंतिम, जब हमने देखा ये फैसला, उसमें लिखा भी हुआ है कि हिस्सेदारी देना, यानी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी देना, इसमें जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होगा। तो इसमें क्या कहेंगे? जैसा आपने स्पष्ट कर दिया है कि उस तरीके का आदिवासी समुदाय में बहनों के प्रति कोई भेदभाव वाला कोई सिस्टम नहीं है, वो सामुदायिकता है उसमें। माने पूरे जितने भी पैतृक संपत्ति है उसको पूरा एंजॉय करने की, बुक करने की पूरा छूट रहती है। तो क्या कहेंगे, क्या वास्तव में इस तरीके का, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उनका जो बयान, जो जजमेंट हमने देखा है उसमें उनका स्पष्ट किया है कि ये जो लिंग जो भेदभाव जो हो रही है माने प्रॉपर्टी पैतृक पर, ये नहीं होगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक प्रॉपर्टी पर लिंग भेद की बात है तो मैंने स्पष्ट कर दिया उसको कि आप माने प्रॉपर्टी पर, वो तो समुदाय के आदिवासी समाज का जो कस्टमरी व्यवस्था है तो दूसरे समाज से अलग है। तो उसी को मैं बोल रही हूँ कि जहां पर जो अर्निंग संपत्ति है, अर्निंग संपत्ति में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब थे तब भी डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी इस बात को बोलते थे कि कौन सा संपत्ति में अधिकार, जी ये सवाल करते थे। हाँ, वो भी सवाल करते थे कौन सा संपत्ति पे अधिकार। और डॉक्टर मुंडा का भी यही ये तर्क था कि हमारा वो जो कस्टमरी लॉ के आधार पर जो हमारा जिस हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं, जिस धरोहर की बात कर रहे हैं, उसमें तो सामूहिकता का बात है, उसमें तो सामूहिक अधिकार का बात है, सामूहिक स्वामित्व का बात है। उसमें कहाँ हम मतलब स्त्री को कहाँ अलग कर रहे हैं, कहाँ पुरुष को अलग कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर मुंडा बोलते थे कि जो अर्निंग संपत्ति है उस संपत्ति में बेटियों को भी हिस्सेदारी, हम बाप होके हर बाप की वो जिम्मेवारी है जो अर्निंग संपत्ति में है उसमें अपनी बेटियों को भी मिलना चाहिए। और उसमें ये भी है कि जैसे अगर आज के संदर्भ में अगर आप जमीन ले रहे हैं, आप अपना जमीन ले रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि जो जमीन आप ले रहे हैं उसमें अक्षय के साथ आपकी पत्नी का नाम, उसमें आप अगर जमीन परचेज कर रहे हैं तो परचेज डीड में होना चाहिए। और जो रसीद कट रहा है आपके नाम से, आपके साथ अपनी पत्नी का नाम होना चाहिए। आपको किसने मना किया है? कोई नहीं मना किया है। तो ये समानता की बात है, पति पत्नी में कोई भेदभाव की बात नहीं है। लेकिन पिता में भी हम वही कह रहे हैं ना, आप जो अर्निंग है उसमें आप दीजिए, लेकिन ये जो कस्टमरी सिस्टम के आधार पर जो जमीन है, जो हमारा 5वीं अनुसूची भी हमको वो अधिकार देता है, भारत के संविधान में, हमारा CNT एक्ट में भी वो अधिकार है, हमारा खतियान पार्ट 2 में भी वो अधिकार है, तो उस मुंडारी खुटखटी में भी वो अधिकार है, हमारा विल्किंसन रूल के तहत भी जो हमारा कस्टमरी लॉ को अधिकार मिला है, मानकी मुंडा में भी क्या बोलते हैं, माझी परगना में भी जो हमारा कस्टमरी लॉ के तहत जो अधिकार मिला है, तो उसका तो रक्षा होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर इस धरती में सबको जान रहे हैं कि आदिवासी समाज से जमीन लूट के खत्म हो जा रहा है। और हाँ, आदिवासियों का जंगल लूटा के खत्म हो रहा है, आदिवासी लोग विस्थापित होके खत्म हो जा रहे हैं, और यहाँ को जो एग्रीकल्चर जमीन खत्म हो जा रहा है, सारे लोग जानते हैं। तो आदिवासियों का विस्थापन रोकना चाहिए, आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचना चाहिए, इस दिशा में काम होना चाहिए। और इस दिशा में मैंने सरकार को भी काम करना चाहिए। समाज तो अपना लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र के साथ तमाम जो मशीनरी हैं, उन मशीनरियों को भी माने आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचाने में, उनका भाषा संस्कृति और धरोहर को बचाने में उनको मदद करना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, खासतौर पे झारखंड के जो आदिवासी समुदाय की जो व्यवस्था है वो कस्टमरी लॉ के अनुरूप चलती है। यही कारण है कि जो फैसला आया है, जो
संपत्ति, पैतृक संपत्ति पर जो हिस्सेदारी देने की जो बात कही गई है, वो उससे कहीं न कहीं जैसा आपने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो एक रिश्ता जो होता है, एक कहीं न कहीं एक ज़मीन को एक प्रॉपर्टी के तौर पर देखा जाने लगेगा और इसमें खरीद-बिक्री भी बढ़ने लगेगी और इससे आदिवासी समुदाय का जो व्यवस्था जो है, कस्टमरी लॉ जो है और जो व्यवस्था से जो चली आ रही है, उसमें एक कहा जाए तो अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो और एक जो अंतिम सवाल रहेगा, अधिकतर देखा जाता है कि ज़मीन को लेकर भी गैर आदिवासी समुदाय आदिवासी महिलाओं से माने आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं और ज़मीन के ऊपर वे एक ज़मीन के ऊपर व्यापार करके उसमें अलग तरीके से बेच दिया जाता है। तो क्या कहीं ये चीज़ें भी बढ़ जाएगी इस फैसले के बाद? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि जैसे वो तो संपत्ति की बात हो जाएगी, सबकी हिस्सेदारी की बात हो जाएगी, उसके बाद तो खुला आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं ना कि आप किनको जमीन देंगे, कि आप वो मना नहीं कर सकते हैं, वो खरीद बिक्री की चीज बन जाएगी। तो उसमें जो संस्कृति सब सारा चीज वो तो उसके बाद पैसा का खरीद बिक्री का जहाँ पर मोल होता है वहां पर भाषा संस्कृति कौन देखने जा रहा है। जब ऐसे ही आदिवासी समाज आपने जो सवाल किया उससे जूझ रहा है। जी, जमीन को जहां तक है कि संपत्ति के तौर पर आदिवासी समुदाय क्या नहीं देखते हैं? देखिए, आदिवासी समुदाय संपत्ति के रूप में देखता है, लेकिन उस वही तो मैं बोली कि संपत्ति का परिभाषा क्या है, आप कौन सा संपत्ति की बात करते हैं। वो तो मैं शुरू में ही बोली, एक तो चल संपत्ति और एक आपका माने अचल संपत्ति। अब किस में आप बेचने वाली संपत्ति के रूप में कि धरोहर वाली संपत्ति के रूप में, ये तो आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। और मैंने आदिवासी समाज जिसको मानता है वो धरोहर के रूप में मानता है और उसको बोलता है कि ये बिकाऊ नहीं है। जैसा आपने खतियान का भी जिक्र किया है, वो सामुदायिक जमीन है, वो केवल इंडिविजुअल नहीं है। नहीं, ये सारी चीजें यहाँ की व्यवस्था परिभाषित करती है कि ट्रांसफर का जो प्रक्रिया है वो ट्रांसफर की प्रक्रिया वो खंदाने में होता है, खानदान में। और आदिवासी समाज में जैसे कि आप जमीन बेचने के लिए नहीं होता है, ये अलग बात है कि गलत तरीके से लोग अपनी जमीन को बेच रहे हैं, वो गलत है जी, वो गलत है। बहुत सारा परिवार है अब इसमें उसी को फॉलो कर रहा है। इन शहर में आप तो शहर के लोग मतलब यहाँ पर तो शहरीकरण आने के बाद सारे लोग शहर का अपना ढल जाते हैं। अब उसको तो कौन रोक सकता है। बिल्कुल। तो खासतौर पे इस फैसले को लेकर हमने चर्चा किया क्योंकि झारखंड में यहाँ पे आदिवासी समुदाय जमीन को एक संपत्ति के तौर पर नहीं, एक सामुदायिक के तौर पर देखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक हिस्सेदारी के रूप चला आता है। और एक चीज हम लोग क्लियर करना चाहेंगे, जैसे बहन का देखा जाता है, जैसे कोई नावल्द हो गया, उनका कोई बेटा नहीं हुआ, उनका बेटी हुआ, तो उसमें फिर तो आदिवासी समुदाय उनको देता है, पूरा हक उसमें रहता है बहन को, जिसमें उसमें कोई जैसे भाई नहीं है। तो इसको लेकर क्या क्या कुछ देखिए, बहन को तब तक जब तक वो जिंदा रहती है तब तक उनको माने जो अविवाहित है उनको जब तक वो जिंदा है उस खेत खरियान में जीती है, खाती है, तब तक वो तब तक वो बेच नहीं सकती है। इसलिए कुछ जो नियम तो है कि भाई भी नहीं बेच सकता है। बिल्कुल, क्योंकि झारखंड की जब हम लोग बात करेंगे और पूरे देश में आदिवासी समुदाय रहते हैं, देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं और सबकी अपनी व्यवस्था है। खासतौर पे झारखंड का जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ की जमीन से एक प्रकार का एक जुड़ाव होता है और इसमें खतियान के तौर पर भी परिभाषित किया गया है पैतृक संपत्ति पर, उसमें बतौर एक उल्लेख भी किया गया है सामुदायिकता के तौर पर। तो हमने पूरा जाना और स्पष्ट किया है कि क्या कुछ है, क्या कुछ इस फैसले के बाद अगर इस फैसले का दुरुपयोग होगा तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय, झारखंड के आदिवासी समुदाय पर एक विपरीत इसका असर पड़ेगा और यहाँ की जो व्यवस्था जो बनी हुई है, जो कस्टमरी लॉ के अनुरूप यानी जो व्यवस्था के अनुरूप जो चली आ रही है, वो व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगा और जमीनें जो है खरीद बिक्री होने लगेगी। आपके अनुरूप क्या पुनर्विचार करना चाहिए? ये झारखंड की परिस्थिति में तो ये कानून बिल्कुल, ये फैसला एक अलग विपरीत फैसला कह सकते हैं।
जो देखिए, अब इसको मैं नहीं कह सकती हूँ कि उसको पुनर्विचार के नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन जो आदिवासी समाज की जो जो व्यवस्था है उस पर मैंने अपनी बात रखी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या, उस इसके पर तो पीछे नहीं क्या कहा कुछ जा है? सकता है। हाँ, इसके पीछे क्या उनका तर्क है, आखिर क्या इस तरीके का जजमेंट की आवश्यकता किस अनुरूप को देखते हुए लिया गया है। फिलहाल हमने व्यवस्था को जाना, खासतौर पे, और जो आदिवासी समुदाय का जो इतिहास से लेकर जो वर्तमान में महिलाओं का क्या कुछ भूमिका है, क्या कुछ समान अधिकार है, समान जो उसमें हिस्सेदारी की है, हमने सारा चीज़ पे डिस्कस किया। आप जान चुके होंगे कि आखिर आदिवासी समुदाय सामुदायिकता पे क्यों विश्वास करता है। फिलहाल हिस्सेदारी की जब हम लोग बात करेंगे तो हिस्सेदारी बिल्कुल महिलाओं पर, जो घर की जो बहनें होते हैं उनको भी पूर्ण अधिकार होता है वो करने का। चाहे जब हम लोग और एक चीज़ भी जाएंगे तो भले ही जमीन जो होती है बहनों के नाम पर ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन जो अन्न जैसे खेत में कोई उपजाता है धान उन, तो उसमें तो देखा जाता है कि आदान प्रदान होता है, ये चीज चलता है। नहीं, देखिए, ये तो आदान प्रदान, जब उनको जीने खाने का ही अधिकार है, मैंने जीने खाने का अधिकार है, तो आदान प्रदान का तो सवाल ही नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सवाल केवल खड़ा होता है कि जमीन का जब ट्रांसफर करने का, बिक्री करने का क्या, तो उसमें तो मैं पहले ही बोली ना कि आदिवासी समाज में सामूहिकता का, आप एक खानदान का है, हमारा खानदान का मेरा भाई जमीन नहीं बेच सकता है, बिल्कुल, इसलिए कि मेरा बाप के नाम से ये नहीं है, वो मेरा दादू के नाम से है। और अभी हमारे पीढ़ी में कई परिवार हैं, तो भाई नहीं बेच सकता है तो मैं कैसे बेच सकती हूँ। यानी कहा जाए तो ये बेचने का बिल्कुल कोई राइट्स नहीं है। कहीं बिक्री हो रहा है ये अलग चीज है, लेकिन जब हम लोग जाएंगे तो उसमें बेचने का भी आदिवासी समुदाय में कोई अगर नहीं व्यवस्था पे जाए, हाँ, मैं खरीदी हूँ अपना नाम से तो उसको मैं बेच सकती हूँ। खरीदा हुआ जमीन, हाँ, वो तो मेरा पैतृक संपत्ति तो नहीं है, लेकिन मेरा पिता का जमीन मुझको कैसे मिलेगा जब हमारा भाई लोग का नाम से नहीं है, हमारा बाप का नाम से नहीं है, हमारा दादू का नाम से है। पूरा ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल। ये बात और ये मेरा ही खानदान का केवल थोड़ी है, तो पूरे आदिवासी समाज का सिस्टम है, ये सिस्टम है, व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था के अनुरूप इसलिए कहते हैं कि आदिवासी समुदाय में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यवस्था बनी है और उसी के अनुरूप जीते हैं, उसी के अनुरूप पर्यावरण के संरक्षण में भी अपना योगदान देते हैं और जमीन के संरक्षण में भी योगदान देते हैं। फिलहाल लंबी वार्ता के लिए और सारी चीजों को समझाने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार। जोहार, आपको भी धन्यवाद। जोहार।